स्वागत है आप सभी का। हम लोग आज बीज का परिवर्धन पढ़ रहे हैं, यानी कि वी आर गोइंग टू स्टडी द डेवलपमेंट ऑफ द सीड। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब निषेचन हो जाता है तो आवृतबीजी पादपों में जो बीजांड होता है, ओव्यूल होता है, वो बीज यानी कि सीड में परिवर्तित हो जाता है। और इसीलिए हम क्या पढ़ रहे हैं, बीज का परिवर्धन पढ़ रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, बहुत सारी चीजें नहीं आएगी, देखिएगा। बीज लैंगिक जनन का अंतिम उत्पाद है। याद रखना, सीड इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बीज लैंगिक जनन का क्या है, अंतिम उत्पाद है। इसीलिए तो उसके अंदर, बीज के अंदर कहा जाता है कि वेरिएशंस पाए जाते हैं, विभिन्नताएं पाई जाती है और ये विकास के लिए आवश्यक होती है। द्विनिषेचन के पश्चात आप सब जानते हैं आवृतबीजी पादपों में द्विनिषेचन होता है, डबल फर्टिलाइजेशन होता है। तो द्विनिषेचन के पश्चात जो भ्रूण कोश होता है, एम्ब्रियो सैक जो होता है, उसमें क्या क्या बन जाता है, उसके अंदर भ्रूण, एम्ब्रियो और भ्रूण पोष यानी कि एंडोस्पर्म का क्या होता है, परिवर्तन होता है। ये तो आप सब जानते हैं कि द्विनिषेचन के पश्चात जो है वो भ्रूण कोश में युग्मनज से क्या बन जाता है, भ्रूण बन जाता है। और वो जो बीच में जो प्राथमिक भ्रूण पोष जो केंद्रक होता है, PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, उससे क्या बन जाता है, भ्रूण पोष बन जाता है। इसके साथ ही संपूर्ण बीजांड, इसके साथ ही जैसे ये सब कुछ हो जाता है तो संपूर्ण बीजांड एक बीज के रूप में क्या हो जाता है, विकसित हो जाता है। यानी कि जो बीजांड होता है वो बीज में क्या हो जाता है, रूपांतरित हो जाता है। ठीक है। और इस समय जब ये बीजांड बीज में परिवर्तित हो रहा है तो इस समय बीजांड में क्या होते हैं, अनेक परिवर्तन होते हैं। इस समय बीजांड में क्या होते हैं, अनेक परिवर्तन होते हैं। और उन्हीं परिवर्तनों को अपने यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं कि बीजांड में उपस्थित, आप सब जानते हो कि बीजांड में उपस्थित, राइट, अधिकांश आवृतबीजी पादपों में आपने देखा है कि बीजांड के चारों ओर दो अध्यावरण पाए जाते हैं, द्विअध्यावरणीय अवस्थाएं पाई जाती है। तो जो दो अध्यावरण होते हैं, एक बाह्य अध्यावरण होता है और एक अंतः अध्यावरण होता है। तो वो जो बीजांड के अंदर उपस्थित जो अध्यावरण होते हैं ना, वो बीजावरण में परिवर्तित हो जाते हैं। याद रखना, अध्यावरण किसमें परिवर्तित हो जाते हैं, बीजावरण में, यानी कि सीट कोट बना लेते हैं। हमेशा याद रखो, बाह्य अध्यावरण से बाह्य बीजचोल का निर्माण हो जाता है। बाह्य अध्यावरण से बीज में बाह्य बीजचोल यानी कि टेस्टा का निर्माण हो जाता है। और अंतः अध्यावरण से अंतः बीजचोल यानी कि टेगमेन का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। कुल मिलाकर मैं कहना चाहता हूं कि जब बीजांड बीज में बदलता है तो बीजांड के जो अध्यावरण होते हैं वो बीज के बीजावरणों में परिवर्तित हो जाते हैं। और बाह्य बीजचोल को हम टेस्टा कहते हैं और अंतः बीजचोल को हम टेगमेन कहते हैं। क्लियर? अच्छा, जो बीजांड व्रंत है, राइट, बीजांड व्रंत बीज का व्रंत बनाता है। बीजांड व्रंत जो होता है, बीजांड व्रंत वो बीज का व्रंत बन जाता है। यानी कि जो बीजांड व्रंत यानी कि जो फ्यूनिकल है ना, वो बीज का क्या बन जाता है, स्टॉक बन जाता है, बीज का व्रंत बन जाता है। अच्छा, आप सब जानते हो कि आपने मेरी क्लासेस में बीजांड की संरचना पढ़ी है और आप जानते हैं कि बीजांड के अंदर जो मुख्य भाग, बीजांड का जो मुख्य भाग होता है वो किसका बना होता है, बीजांड काय उत्तक का बना होता है, न्यूसेलस का बना होता है। तो बीजांड काय का मुख्य भाग जो है, आप सभी जानते हो कि भ्रूणीय विकास में क्या आ जाता है, काम में आ जाता है। क्या कहा मैंने, बीजांड काय का जो मुख्य भाग होता है वो भ्रूणीय विकास में काम आ जाता है। जनरली यही होता है कि भ्रूणीय विकास में काम आ जाता है। तो अधिकांश बीजों के अंदर तो बीजांड काय नहीं पाया जाएगा, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि कुछ बीजों में बीजांड काय यानी कि न्यूसेलस जो होता है वो एक पतली सी झिल्ली के रूप में शेष रह जाता है, ठीक है। कुछ बीजों में बीजांड काय यानी कि न्यूसेलस एक पतली सी झिल्ली के रूप में शेष रह जाता है। तो ये जो बीजांड काय का बीज में जो एक अवशेष रह जाता है पतली परत के रूप में, इसको हम परिभ्रूणपोष कहते हैं, यानी कि पेरिस्पर्म कहते हैं। आपने सुना होगा, उदाहरण के तौर पर आपने पेपर का नाम सुना होगा, यानी कि ब्लैक पेपर, काली मिर्ची वगैरह जो है, ब्लैक पेपर वगैरह, उसके अंदर आपने ये चीज देखने को मिली होगी, पेरिस्पर्म। अब बीजांड से बीज बनने की अवधि में क्या क्या मुख्य परिवर्तन होते हैं, ये कई बार यहाँ से प्रश्न पूछ लेते हैं और छोटी सी चीजें लेकिन गलतियां हो जाती है। तो बीजांड से बीज बनने की अवधि में क्या क्या मुख्य परिवर्तन होते हैं वो अभी अपने पढ़ने जा रहे हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख दी है क्रम संख्या, राइट, और बीजांड का भाग और यहाँ पर क्या है, बीज का भाग। यहाँ पर क्या है, बीज का भाग, बीज के भाग। क्रम संख्या क्या, बीजांड का भाग और यहाँ पर क्या है, बीज का भाग।
बीजांड का भाग और बीज के भाग। अब यहाँ पर सबसे पहले बीजांड ग्रंथ, बीजांड का जो बीजांड ग्रंथ होता है, अभी जस्ट मैंने बताया था, बीजांड का बीजांड ग्रंथ बीज व्रंत में परिवर्तित हो जाता है। जब बीजांड बीज बनता है तो बीजांड का बीज व्रंत फिनिकल जो होता है वो बीज का व्रंत बनाता है। अच्छा, आप सब जानते हो कि बीजांड के अंदर नाभिका थी, हाइलम था, याद है ना नाभिका। तो वो जो नाभिका, नाभिका कौन सा स्थान था मालूम है ना, वह स्थान जहां पर बीजांड व्रंत जो होता है वो बीजांड के मुख्य शरीर से जुड़ता है, उस बिंदु को हमने क्या कहता है, नाभिका। तो ये जो नाभिका होती है ये बीज में भी पाई जाती है, नाभिका जो है वो बीज में भी एग्जिस्ट करती है, ठीक है। अच्छा, बीजांडकाय, बीजांडकाय यानी कि बोले तो न्यूसेलस, अभी जस्ट मैंने कहा था कि न्यूसेलस, तो अभी जस्ट मैंने कहा कि ज्यादातर बीज, ज्यादातर के अंदर तो आपने देखा होगा कि ज्यादातर बीजों के अंदर कभी भी बीजांडकाय नहीं पाया जाता है। क्यों? क्योंकि अधिकांश बीजांडकाय जो तक होता है वो भ्रूणीय विकास में क्या आ जाता है, खर्च हो जाता है। लेकिन ये भी कहा था साथ में कि कुछ बीजों में बीजांडकाय एक पतली सी परत के रूप में पाया जा सकता है। तो हमने क्या कहा, जो बीजांडकाय है वो वैसे तो अपासित हो जाता है, लेकिन कभी कभी ये परिभ्रूणपोष यानी कि पेरिस्पर्म के रूप में क्या होता है, पाया जाता है। अच्छा, आप सब जानते हैं कि अभी जस्ट पढ़ा है अपन ने कि जो बीजांड के अंदर पाए जाने वाले जो अध्यावरण है, अध्यावरण से क्या बन जाते हैं, बीजावरण बन जाते हैं। और आप जानते हो कि बाह्य बीज चोल को हम टेस्टा कहते हैं और अंदर के बीज चोल को हम टेगमेन कहते हैं। अच्छा, जो भ्रूणपोष होता है बेटा, एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म भ्रूणपोष, भ्रूणपोष आप जानते हो कि बीजांड के अंदर भ्रूणपोष बनता है। तो भ्रूणपोष जो है वो बीज में उपस्थित हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, या तो वो अपासित हो जाए या उपस्थित हो। या तो देखो, अपासित का मतलब क्या होता है कि जो बीज होगा, अपासित का मतलब क्या है, बीज कैसा हो जाएगा, अभ्रूणपोषी, बीज कैसा हो जाएगा, अभ्रूणपोषी। यदि भ्रूण के परिवर्धन में, यदि बीज के अंदर क्या होता है, भ्रूण होता है, यदि भ्रूण के परिवर्धन में पूरा भ्रूणपोष खर्च हो जाए तो क्या उस बीज के अंदर भ्रूणपोष पाया जाएगा, नहीं पाया जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, अभ्रूणपोषी। और कुछ बीज ऐसे होते हैं, कुछ बीज ऐसे होते हैं जिनके अंदर की भ्रूणपोष जो है वो पाया जाता है, भ्रूणीय परिवर्तन के बाद भी थोड़ा बहुत भ्रूणपोष जो है वो शेष बचा रह जाता है, तो वो क्या होगा, भ्रूणपोषी होगा। तो उस केस के अंदर भ्रूणपोष क्या होगा, उपस्थित होगा। तो भ्रूणपोष के आधार पर तभी तो कहते हैं कि बीज दो प्रकार के होते हैं, अभ्रूणपोषी और भ्रूणपोषी। अब आप ये भी जानते हो कि सहायक और प्रतिमुखी कोशिकाएं, देखो बीजांड के अंदर भ्रूणकोश होता है, ठीक है। अब जो सहायक कोशिकाएं और प्रतिमुखी कोशिकाएं, जब बीजांड से बीज बनता है तो जो बीजांड के अंदर जो भ्रूणकोश था उसकी जो सहायक और प्रतिमुखी कोशिकाएं होती है ये क्या हो जाती है, डिजेनरेट हो जाती है, अपासित हो जाती है, राइट, इनका कोई अस्तित्व नहीं रहता है। फिर आ जाते हैं अंड कोशिका, अंड कोशिका एग सेल। आप सबको मालूम है कि बीजांड के अंदर जब निषेचन हुआ था, राइट, बीजांड के अंदर भ्रूणकोश जो था उसके अंदर जब निषेचन हुआ था तो अंड कोशिका से आकर नरयुग्मक जुड़ा था और युग्मनज बना था, और युग्मनज किसमें परिवर्तित हो गया है, भ्रूण के अंदर। तो नेचुरली कि बीज में जो अंड कोशिका की जगह पर क्या पाया जाएगा, भ्रूण पाया जाएगा, क्योंकि निषेचन हो चुका है। और द्वितीय केंद्रक, बीजांड के अंदर याद करो दो ध्रुव केंद्रक थे बीच में, केंद्रीय कोशिका के अंदर दो ध्रुव केंद्रक थे, याद है, पोलर न्यूक्लियस। और वो दो ध्रुव केंद्रक जो है जब एक दूसरे नरयुग्मक से जुड़ते हैं तो एक त्रिगुणित रचना का निर्माण होता है त्रिक संलयन से, याद है, और उसको हम बोलते हैं द्वितीयक भ्रूणपोष केंद्र। उसको क्या बोलते थे, द्वितीयक केंद्रक। पहले तो क्या बना, देखो सुनो, निषेचन के ठीक पहले समझने की कोशिश करें, भ्रूणकोश के अंदर निषेचन के पहले सेंटर के अंदर दो पोलर न्यूक्लियस थे, लेकिन जब वो दो पोलर न्यूक्लियस जो होते हैं निषेचन के पहले फ्यूज हो जाते हैं, क्या रखना, निषेचन के पहले क्या हो जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं। और दो पोलर न्यूक्लियस जब निषेचन के पहले फ्यूज हो जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, द्वितीयक केंद्रक, या उसको बोलते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस। उसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी न्यूक्लियस बोलते हैं, सेकेंडरी न्यूक्लियस। अब इस ये जो सेकेंडरी न्यूक्लियस जो होता है, राइट, व्हाट हैपेंस, इस सेकेंडरी न्यूक्लियस से आकर और कौन जुड़ता है, एक और नरयुग्मक आकर जुड़ता है, तो ये क्या बना देता है, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बना देता है। क्या बना देता है, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक। और यही प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक जो है वो क्या बना देता है, डेट इज आगे चलकर भ्रूणपोष का क्या करेगा, निर्माण करेगा, राइट। तो ये क्या होगा, यहाँ पर क्या बन जाएगा, भ्रूणपोष, यानी कि जिसको क्या बोलते हैं, एंडोस्पर्म, राइट। तो ये तो क्या हुआ कि बीजांड से बीज बनने की अवधि में होने वाले मुख्य परिवर्तन। अब अपने देखते हैं कि बीज के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। अब देखो, एक प्रारूपी बीज में तीन संरचनाएं पाई जाती है, कौन कौन सी, बीज चोल, ये तो अभी आपने पढ़ा ही था, सीड कोट,
जो बीजांड के अध्यावरण है वो बीज चोल में परिवर्तित हो जाते हैं, आउटर सीड कोट एंड इनर सीड कोट, टेस्टा एंड टेगमेन। और एक प्रारूपीय बीज में क्या पाए जाते हैं, बीज पत्र पाए जाते हैं, कॉटलीडोन। आपको सबको मालूम होना चाहिए कि बीज पत्रों के आधार पर ही तो डाइकोट और मोनोकोट को डिफरेंशिएट किया गया है। यदि एक द्विबीजपत्री बीज है तो उसके अंदर बीज पत्रों की संख्या जो है वो कितनी होगी, 2 होगी, जैसे कि डायग्राम में शो कर रखा है। और यदि मोनोकोट है तो उसके अंदर बीज पत्र की संख्या कितनी होगी, केवल 1 होगी। और भ्रूणी अक्ष, और साथ के साथ बीज में क्या होता है, भ्रूणी अक्ष पाया जाता है, एम्ब्रियोनल एक्सिस पाई जाती है। जैसे मान लीजिए कि एक टिपिकल सीड को मैंने यहाँ पर शो कर रखा है कि ये तो क्या है, भ्रूणीय अक्ष बता रखी है, ये भ्रूणीय अक्ष है। और इस भ्रूणीय अक्ष के ऊपर का जो भाग है वो क्या चीज है, प्रांकुर है। और भ्रूणीय अक्ष के यहाँ पर, भ्रूणीय अक्ष का के नीचे बीज पत्रों के नीचे की तरफ जो है वो क्या चीज है, यहाँ पर मूलांकुर है। और यहाँ पर ऊपर की तरफ क्या है, प्रांकुर है। प्रांकुर से क्या बनेगा, प्ररोह बनेगा, शूट बनेगा। और मूलांकुर से क्या बनता है, डेट इज और रूट बनती है। आप जानते हो ना, एक चने के बीज को लेकर आप कॉटन के अंदर रख दो और कॉटन को गीला कर दो और 5-7 रोज तक उसको रखो तो 2 चीजें बाहर निकलती है भ्रूणी अक्ष से, क्योंकि उस ग्राम सीड में, चने में क्या होगा, भ्रूण होगा। और उस भ्रूणी अक्ष के ऊपर की तरफ से तो यहाँ पर प्रांकुर निकलेगा जो प्ररोह को जन्म देगा, और नीचे की तरफ से मूलांकुर निकलेगा जो मूल को जन्म देगा। क्लियर। और यहाँ पर आप देख सकते हो ये 2 बीज पत्र भी शो कर रखे हैं। अच्छा, अब बीज पत्र है क्या, तो बीज पत्रों में एक्चुअली क्या रहता है, भोजन संचित रहता है। और जब बीज अंकुरित होता है तो नवोद्भिद बाहर निकलता है। तो वास्तव में बीज पत्रों में जो भोजन संचित रहता है वह अंकुरन के समय जब बीज अंकुरित होता है तो अंकुरन के समय जो नवोद्भिद है, न्यू सीडलिंग है, उसको स्थापित करने के लिए ये जो भोज्य पदार्थ उसमें संचित रहता है वो पर्याप्त होता है। क्लियर। अच्छा, अब ये भी जान लो कि एक परिपक्व बीज जो है वो 2 प्रकार का हो सकता है। अभ्रूणपोषी, जिसको कि हम बोलते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक, और एक जो होता है वो कैसा हो सकता है, एंडोस्पर्मिक हो सकता है। ठीक है। तो जैसे कि नेम शो कर रहा है अभ्रूणपोषी बीज जो है उसके अंदर भ्रूणपोष अनुपस्थित होगा। क्यों? क्योंकि भ्रूण के परिवर्धन में सारा भ्रूणपोष खर्च हो गया, तो अब बीज के अंदर भ्रूणपोष नहीं है तो उस बीज को क्या कहेंगे, अभ्रूणपोषी। और भ्रूणपोषी में क्या होगा, भ्रूणपोष उपस्थित है, एंडोस्पर्म प्रेजेंट है। क्यों? क्योंकि भ्रूण के परिवर्धन में पूरा भ्रूणपोष खर्च नहीं हुआ, थोड़ा बहुत भ्रूणपोष जो है वो शेष उसमें रह गया है, इसलिए बीज को हम क्या कह देते हैं, भ्रूणपोषी या एंडोस्पर्मी कह देते हैं। अब कई बार उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी पूछ लेते हैं, तो याद रखना अभ्रूणपोषी द्विबीजपत्री बीज। वैसे भी ज्यादातर डाइकोट जो सीड्स होते हैं वो अभ्रूणपोषी होते हैं। क्लियर। तो अभ्रूणपोषी द्विबीजपत्री बीजों के उदाहरण क्या क्या है, तो बहुत कॉमन उदाहरण मैंने लिखे हैं, जैसे ग्राम, बीन, पी, ग्राउंडनट, टेमरिन और कैप्सुला। जैसे कि चना, सेम, मटर और मूंगफली, इमली, कैप्सुला, इन सब के अंदर ये क्या है, सब अभ्रूणपोषी द्विबीजपत्री बीज है। मैंने क्या कहा, वैसे भी ज्यादातर जो डाइकोट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स होते हैं डाइकोट में। लेकिन अभ्रूणपोषी एक बीजपत्री बीज, कुछ एक बीजपत्री बीज भी होते हैं, कुछ अपवाद स्वरूप कुछ एक बीजपत्री बीज भी होते हैं, वे भी क्या होते हैं, अभ्रूणपोषी हो सकते हैं। जैसे कि ऑर्किड, जैसे कि मनी प्लांट, वेलिस्नेरिया, एलिसीमा और एमोर्फोफेलिस। क्लियर है। और भ्रूणपोषी बीज, तो भ्रूणपोषी द्विबीजपत्री बीज, वैसे तो जो एक बीजपत्री बीज होते हैं, ज्यादातर एक बीजपत्री बीज, याद रखना ज्यादातर एक बीजपत्री बीज जो होते हैं वो कैसे होते हैं, मैंने यहाँ पर क्या कहा, ज्यादातर द्विबीजपत्री बीज नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं। और यहाँ पर क्या कहा है, ज्यादातर एक बीजपत्री बीज कैसे होते हैं, भ्रूणपोषी होते हैं, जैसे कि मक्का, जैसे कि गेहूं, जैसे कि चावल, जैसे कि बार्ले इत्यादि। लेकिन यहाँ पर देखो अपवाद लिख रखा है, भ्रूणपोषी द्विबीजपत्री बीज, कुछ द्विबीजपत्री बीज भी भ्रूणपोषी हो सकते हैं, जैसे कि कैस्टर, जैसे कि सनफ्लावर, जैसे कि पपीता, जैसे कि कॉटन। क्लियर। ये भी ध्यान रखना। अब आप एक चीज और जानो कि बीजांड का जो बीजांड द्वार होता है, आप सब जानते हो बीजांड के अंदर एक क्षेत्र होता है जहां पर अध्यावरण नहीं होते हैं, जहां से पराग नलिका बीजांड में प्रवेश करती थी, बीजांड द्वार, माइक्रोपाइल। तो बीजांड का जो बीजांड द्वार है वो बीज चोल में एक छिद्र के रूप में क्या होता है, पाया जाता है। मतलब यही बीजांड द्वार
बीज में भी पाया जाता है, लेकिन ये बीज छोल में एक छिद्र के रूप में पाया जाता है। और जब बीज का अंकुरन होता है तो इसी छिद्र के द्वारा बीज जो है वो ऑक्सीजन और जल को क्या करता है, प्राप्त करता है। क्लियर। अच्छा, बीज जब परिपक्व होता है तो उसमें स्थित भ्रूण क्या हो जाता है, निष्क्रिय। अब ये तो क्लियर हो जाना चाहिए कि बीज में क्या स्थित होता है, भ्रूण होता है। और जब बीज अंकुरित होता है तो वही भ्रूण नवोद्भिद के रूप में बाहर निकलता है। तो बीज जब परिपक्व होता है तो उसमें स्थित भ्रूण जो होता है वो निष्क्रिय अवस्था में चले जाता है। याद रखना, बीज के अंदर जो स्थित भ्रूण होता है वो परिपक्वता आने पर भ्रूण निष्क्रिय अवस्था में चले जाता है, और इसे बीज की प्रसुप्त अवस्था कहते हैं, विश्राम अवस्था कहते हैं या प्रसुप्त अवस्था कहते हैं, जिसमें कि बीज अंकुरित नहीं होता है। लेकिन उसको फेवरेबल कंडीशन मिले, अनुकूल परिस्थितियां मिले, तो वो वापस से वो क्या कर जाता है, जर्मिनेट हो जाएगा। तो जब वो प्रसुप्त अवस्था में रहता है, परिपक्व बीज जब प्रसुप्त अवस्था में रहता है, जब उसका भ्रूण निष्क्रिय अवस्था में रहता है, तो इस दौरान उसमें बीज में जल की मात्रा भी क्या हो जाती है, बहुत बहुत कम हो जाती है। लेकिन जब अनुकूल परिस्थिति आती है तो फिर से बीज क्या हो जाता है, अंकुरित हो जाता है। अनुकूल परिस्थिति आने पर, फेवरेबल कंडीशंस आने पर, ऑप्टिमम कंडीशंस आने पर वो फिर से अंकुरित हो जाता है। ठीक है। अच्छा, एक चीज और याद रखो, जो बीज है, बीज वो कृषि का आधार है। बीज जो है वो कृषि का क्या है, आधार है। क्यों है? तो देखो, बीज जो होता है वो दो चीजें दर्शाता है, डिहाइड्रेशन और डोर्मेंसी। डिहाइड्रेशन का मतलब है निर्जलीकरण, अपने अंदर से जल की मात्रा को बाहर निकाल देता है। और डोर्मेंसी का मतलब क्या है कि बीज के अंदर स्थित जो भ्रूण होता है वो परिपक्व होने पर निष्क्रिय अवस्था में चले जाता है। तो इन दोनों परिस्थितियों से होने का फायदा क्या हुआ, ये कृषि का आधार कैसे बने? तो देखो, ये दोनों लक्षण बीज के भंडारण में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। आज एक बात बताइए, अपने घरों के अंदर हम साल भर का जो अनाज है, कुछ घरों में अभी गेहूं को जो है वो स्टोर किया जा रहा होगा, पूरे देश भर के अंदर यही समय है जब हम अपने भारतीयों के अंदर ये परंपरा है कि पूरे साल भर का जो गेहूं है वो इकट्ठा एक ही साथ खरीद कर घर में कोठियों में भर लेते हैं, राइट। अब वो जो बीज को आप भंडारित कर रहे हो ना, गेहूं को, मक्का को जो है, गेहूं को आप भंडारित कर रहे हो, तो भंडारित इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि उसके अंदर निर्जलीकरण हो चुका है, डिहाइड्रेशन हो चुका है, नमी निकल चुकी है, और वो डोर्मेंसी के अंदर है। बीज के अंदर जो भ्रूण है वो अभी प्रसुप्त अवस्था में, तभी तो आप क्या कर पा रहे हो, उसको स्टोर कर पा रहे हो। वरना तो क्या होता, वो घर में पड़े पड़े क्या हो जाता, अंकुरित हो जाता। लेकिन होता कहाँ है, ऐसा थोड़ी कि गेहूं जो है वो हमारे घर के अंदर, कोठियां जो है उसके अंदर पड़े पड़े अंकुरित हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होता है। हाँ, उसको कोई नमी या पानी वगैरह मिल जाए, अनुकूल परिस्थिति मिल जाए, तो वो अंकुरित होता है, वरना तो अंकुरित नहीं होता है ना। तो ये दोनों लक्षण जो है, डिहाइड्रेशन और डोर्मेंसी, ये बीज को भंडारण करने में सहायक होते हैं, और जिन्हें वर्ष भर हम भोजन के रूप में क्या कर सकते हैं, प्रयोग में ला सकते हैं। और किसान क्या करता है, मान लीजिए उसके खेत के अंदर 50 बोरी गेहूं हुए, तो 50 बोरी में से कुछ को तो बेच देगा, कुछ को अपने खाने के लिए रख देगा, और जो शेष जो है वो कुछ गेहूं को वो रख देगा अलग से, ताकि वो अगली फसल को उगा सके। क्योंकि आप गेहूं को उगाना है तो गेहूं को ही डालोगे, मक्के को उगाना है तो मक्के को डालोगे जमीन के अंदर, तो फिर उनसे अगले ऋतु में क्या कर सकते हैं, हम लोग फसल भी उत्पन्न कर सकते हैं। क्लियर। तो जो बीज है वो हमारी कृषि का आधार भी। लेकिन ये जो आवृतबीजी पादपों में जो बीज है, इनकी कुछ और भी लक्षण है, कुछ और भी खासियत है, तो वो खासियत भी हमको पढ़ना जरूरी है। अब देखो, आवृतबीजी पादपों में जो बीज के लाभ है वो क्या क्या हो सकते हैं। देखो, आप सब जानते हो कि बीज के अंदर क्या स्थित है, भ्रूण स्थित है, और बीज के ऊपर कठोर बीजावरण है। तो कठोर बीजावरण के कारण बीज में स्थित भ्रूण को क्या मिलती है, सुरक्षा मिलती है। ठीक है, ये एक आवृतबीजी पादपों में बीज होने के लाभ है, ताकि भ्रूण को सुरक्षा मिल जाती है। बीज लैंगिक जनन का उत्पाद है। आपको मैंने आज पहली लाइन लिखी थी कि बीज लैंगिक जनन का उत्पाद है, इसलिए इसके अंदर क्या होंगे, नए आनुवंशिक पुनर्संयोजन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन उत्पन्न होते हैं। और आप जानते हो कि आनुवंशिक पुनर्संयोजन उत्पन्न होंगे तो विभिन्नताएं उत्पन्न होगी तो विभिन्नताएं विकास की द्योतक है। वेरिएशंस आर प्लेइंग अ की रोल इन इवोल्यूशन। बीज में उपयुक्त मात्रा में संग्रहित भोज्य पदार्थ भी पाया जाता है। बीज में उपयुक्त मात्रा में क्या पाया जाता है, संग्रहित भोज्य पदार्थ भी पाया जाता है। और ये जो भोज्य पदार्थ है वो नवोद्भिदों को, न्यू सीडलिंग्स जो होती है, उनको पोषण देने का भी काम करता है। इतना ही नहीं, बीज जो होते हैं वो नए आवासों में आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रकीर्णित हो जाते हैं, डिस्पर्स्ड हो जाते हैं, और जहां पर इनको अनुकूल वातावरण मिलता है वहां पर ये क्या हो जाते हैं, अंकुरित हो जाते हैं। लास्ट में एक और चीज पढ़ाना चाहूंगा, क्योंकि बीज की चर्चा चल रही है तो ये पढ़ाना जरूरी है कि बीज जीवन क्षमता। याद है आपको, जब अपने परागकण पढ़ते हैं तो परागकण के अंदर भी हम लोग जीवन क्षमता पढ़ते हैं, पोलन विएबिलिटी पढ़ते थे। वैसे यहाँ पर बीज जीवन क्षमता, सीड विएबिलिटी पढ़ रहे हैं। जो हम क्या पढ़ रहे हैं, सीड विएबिलिटी।
वह काल जिसमें बीज अपने भीतर अंकुरन की क्षमता को बनाए रखता है। वह काल जिसमें बीज अपने भीतर अंकुरन की क्षमता को बनाए रखता है उसे बीज की जीवन क्षमता कहते हैं। ठीक है, मतलब बीज यदि जमीन में डालें आप और वो अंकुरित हो जाए, मतलब वो जनन क्षम्य है, राइट, उसमें जीवन क्षमता है, वो विएबल है। और यदि अंकुरित नहीं होता है तो मतलब उसके अंदर जीवन क्षमता नहीं है। तो वह काल जिसमें बीज अपने भीतर, वह काल जिसमें बीज जीवन क्षमता, वह काल जिसमें बीज अपने भीतर अंकुरन की क्षमता को क्या रखता है, बनाए रखता है, उसे बीज जीवन क्षमता या सीड विएबिलिटी कहते हैं। कुछ बीज ऐसे होते हैं जहां पर बीज कुछ महीने में ही अपनी जीवन क्षमता को खो देता है, मतलब उसके बाद यदि आप उसको जमीन में उगाने की कोशिश करोगे तो अंकुरित नहीं होगा, जैसे कि उदाहरण के तौर पर ऑक्सेलिस। और कुछ बीज सैकड़ों सालों तक जिंदा रहते हैं, कुछ बीज ऐसे हैं जो सैकड़ों सालों तक क्या रहते हैं, जिंदा रहते हैं। ऐसे कई प्राचीन बीजों के रिकॉर्ड हमारे पास में उपलब्ध है जो कई सैकड़ों सालों से अपनी जीवन क्षमता को क्या रखे हुए हैं, बनाए रखे हुए हैं। मेरे पास में 2 उदाहरण है, दोनों एनसीईआरटी के उदाहरण मैंने लिए हैं, राइट, और उससे प्रूव होगा कि कई सालों तक भी बीज जो हैं वो अपनी जीवन क्षमता को बनाए रखते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर फिनिक्स डेक्टाइलिफेरा, उदाहरण के तौर पर फिनिक्स डेक्टाइलिफेरा। फिनिक्स डेक्टाइलिफेरा क्या है, डेट पाम। फिनिक्स डेक्टाइलिफेरा क्या है, डेट पाम के जो बीज होते हैं, डेट पाम यानी कि खजूर के जो बीज होते हैं, वो फिनिक्स डेक्टाइलिफेरा के 2000 वर्ष पुराने 2000 ओल्ड सीड्स, 2000 वर्ष पुराने बीजों को डेड सी के पास में, राइट, डेड सी के पास में स्थित किंग हेरोड पैलेस से खुदाई के दौरान इन्हें क्या किया गया था, प्राप्त किया गया था। और ये 2000 साल बाद भी अपनी जीवन क्षमता को क्या है, बनाए हुए हैं। दूसरा लुपिनस आर्कटिकस। लुपिनस आर्कटिकस मतलब लुपिन के जो बीज हैं वो 10,000 साल की प्रसुप्त अवस्था के बाद भी, कितने, 10,000 साल की प्रसुप्त अवस्था के बाद भी अंकुरित हो गए। इन्हें कहां से प्राप्त किया गया, आर्कटिक टुंड्रा से खुदाई के दौरान प्राप्त किया गया। क्लियर है? तो ये जो था वो बीज का परिवर्तन था। हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर नए टॉपिक्स के साथ में मिलेंगे।